नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं जंतु कार्यकी एवं जैव रसायन एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो बीएससी पार्ट सेकंड का एक सेकंड पेपर चलता है, जिसके अंतर्गत अपन 3 सेक्शन पढ़ेंगे। और ये सेक्शन जो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कौन कौन से जो है डिसाइड किए हैं, उनमें कौन कौन सी जो है चीज़ हटा दी गई है और कौन कौन से टॉपिक जो है इसमें रह गए हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पेपर सेकंड है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री सेक्शन ए, जिसमें जो फर्स्ट बिंदु है ऑस्मो रेगुलेशन का। इस ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है परासरण नियमन। तो यहाँ देखिए, परासरण नियमन का जो टॉपिक है आपके वो हट गया है। अपने को इस सेक्शन में मुख्यतः दूसरा, तीसरा और चौथा जो बिंदु है वो पढ़ना है। दूसरा जो बिंदु अपन पढ़ेंगे वो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेशन क्या होता है, देखिए, जब पाचन की कार्यकी होती है। फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन होता है, इसका मतलब होता है परिसंचरण की कार्यकी। चौथा जो बिंदु है इसमें फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन होता है, इसका मतलब होता है श्वसन की कार्यकी। और पांचवा जो बिंदु दे रखा है वो फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रिएशन, मतलब उत्सर्जन की कार्यकी। इन बिंदुओं में से अपन जो सबसे पहला जो बिंदु है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये बिंदु जो है उसका नाम है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन की कार्यकी। इस पाचन की कार्यकी में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं उससे में एक बार देख लेते हैं अपन। पाचन की कार्यकी के अंतर्गत अपन खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, भोजन की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, पाचन के बारे में पढ़ेंगे, पाचन के प्रकार पढ़ेंगे और कशेरुकियों में पाचन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है खाद्य पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और खाद्य पदार्थ में अपन पढ़ेंगे भोजन के बारे में तथा उस भोजन की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जंतु क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसी से संदर्भ अपन जो है चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, एक एक बिंदु के बारे में मैं आपको नोट्स से समझाऊंगा। आप चाहे तो उसका जो है वीडियो को पॉज करके, कोई वीडियो को रोक कर आप जो है उसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो आते हैं, देखते हैं अपन पाचन की कार्यकी में खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थ के बारे में अपन देखते हैं फूड, और फूड का मतलब होता है यहाँ पर भोजन के बारे में अपन देखते हैं। तो देखिए, भोजन क्या होता है, इस भोजन के बारे में अपन यहाँ डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, भोजन क्या होता है, परिभाषा देखिए, वह खाद्य पदार्थ जो शरीर की वृद्धि, विकास, गति एवं ऊर्जा प्रदान करने में उपयोगी होते हैं भोजन कहलाते हैं। यानी ऐसा खाद्य पदार्थ जो अपने शरीर की वृद्धि और विकास करता है, अपने शरीर को गति देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसे उपयोगी पदार्थ को भोजन कहा जाता है। सामान्य सी बात है। इसके बाद में देखिए, भोजन में विशेष प्रकार के अवयव पाए जाते हैं जो प्राणी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो भोजन होता है उस भोजन के अंदर है कौन कौन से विशेष आवश्यक अवयव होते हैं जो प्राणियों के शरीर की आवश्यकता और उनकी पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन प्राणी शरीर की ऊर्जा प्रदान करने हैं, और भोजन प्राणी शरीर में हार्मोन से एंजाइम के स्त्राव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो भोजन होता है उस भोजन को करने के क्या फ़ायदे हैं। भोजन को करने से एक तो शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है, दूसरा जो है भोजन के द्वारा ही शरीर में हार्मोन्स है, और इसके अलावा एंजाइमों का स्त्रावण भी होता है। इसके बाद में देखिए, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है, शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। यानी भोजन करने से अपने शरीर में जो अम्ल, एसिड और क्षार बेस जो होते हैं उनका संतुलन बना रहता है, और साथ ही ये पोषक तत्वों की पूर्ति भी करता है। तो ये अपने सामान्य जो बात पढ़ी है, सामान्य जो परिचय पढ़ा है वो अपन ने भोजन का पढ़ा है, फूड का पढ़ा है, आहार का पढ़ा है। यानी भोजन क्या होता है उसकी परिभाषा, इसके अलावा भोजन का अपने शरीर में क्या उपयोग होता है, या भोजन जो होता है अपने शरीर में क्या जो है करता है। यानी भोजन जो होता है, भोजन करने से अपने शरीर में क्या फ़ायदा होता है वो अपन ने यहाँ पर देखा है।
इसके बाद में अपन पढ़ते हैं भोजन के घटक। घटक के जो है ये भी जो है उस भोजन खाद्य पदार्थ से जुड़ा हुआ एक बिंदु है। तो भोजन के जो घटक है या अपन इसको ये भी कह सकते हैं, इसी से जुड़ता है एक शब्द जो है उसका नाम है, जो सिलेबस में दे रखा है उसका नाम है भोजन की प्रकृति, नेचर ऑफ फूड। तो यहाँ पर पहले अपन देखते हैं भोजन के घटक। सब आप जानते हैं भोजन के घटक छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। तो भोजन के जो घटक होते हैं उनमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अलावा प्रोटीन होता है, इसके अलावा वसा होता है, खनिज लवण होता है, विटामिन होता है और जल है। ये मुख्यतः इसके घटक है। अब देख लेते हैं डिटेल से। भोजन में उपस्थित वह आवश्यक या उपयोगी पदार्थ, यानी भोजन में उपस्थित वह आवश्यक पदार्थ जो प्राणी शरीर की कार्यकी में उपयोगी होते हैं, अर्थात वह पदार्थ जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उन्हें भोजन के घटक कहते हैं या कहलाते हैं। इनको आप भोजन के घटक भी कह सकते हैं और इनको आप भोजन के अवयव भी कह सकते हैं। भोजन के अवयव में अपन जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट को अपन सामान्य जो भाषा उसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, चीनी है। ये भोजन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एक प्रकार का पोषक तत्व है। यह भोजन में 60 से 70% पाया जाता है। देखो, भोजन में सबसे ज़्यादा जो अवयव पाया जाता है उसका नाम ही कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 60 से 70% पाया जाता है अपने भोजन के अंतर्गत। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिनमें मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होता है। ये आप सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है जिसका सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का जैसे C6H12 है और 6 है, तो उसके अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और उसके अलावा ऑक्सीजन पाई जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट को बनाने वाले मुख्य तत्व है। इनका अगर अनुपात की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में CHO का जो अनुपात होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक मात्रा में अनाजों से प्राप्त होता है, जैसे गेहूं, जौ, चावल, बाजरा आदि। यानी इनमें सबसे ज़्यादा आपको जो है क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। अगर बात करते हैं कि जैसे 1 ग्राम अगर अपन कार्बोहाइड्रेट का उपभोग करते हैं तो मुख्यतः उससे 4 कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ये बात भी आपको इसमें नोट करनी है। यह अनाजों में 65 से 70% तक पाया जाता है। कोई भी जो है अनाज है, जो खाद्यान्न फसल है, उसमें अपन कार्बोहाइड्रेट को चिन्हित करते हैं तो लगभग कितनी 65 से 70% पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट अनेक उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन उप इकाइयों का नाम जो है मोनोसेकेराइड है, इसके अलावा ओलिगोसेकेराइड है, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड है। इस प्रकार से 3 जो है इसमें क्या पाई जाती है, उप इकाइयाँ पाई जाती है, और ये उप इकाइयाँ मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा अपन आगे जो है नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर इन तीनों जो इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों के बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। तो मोनोसेकेराइड जो है इसे सरल संरचना भी कहते हैं, क्योंकि यह केवल एक सेकेराइड से मिलकर बनी होती है। मोनोसेकेराइड के अंदर 3 से 10 अणुओं से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर जो है ट्रायोजेज होता है, टेट्राजेज होता है और पेंटोजेज होता है। यानी इससे 3 से लेकर 10 तक के अणु ही इसमें पाए जाएंगे, इससे ऊपर नहीं पाए जाएंगे। मोनोसेकेराइड, मोनो का मतलब होता है एक, और इसके अंदर केवल एक ही सेकेराइड उपस्थित रहता है। इसके बाद में दूसरी जो घटक है उसका नाम है ओलिगोसेकेराइड, या दूसरी इकाई है, इसका नाम है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड जो है इसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बनी होती है। ये मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसेकेराइड द्वारा आपस में बंधे होते हैं। यानी ओलिगोसेकेराइड जो है उसमें 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं, ये इकाइयाँ पाई जाती है, और इनमें मुख्यतः 2 जो मोनोसेकेराइड है और ग्लाइकोसेकेराइड के आपस में बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब इसमें देखिए डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड पाए जाते हैं। इनका उदाहरण दे रखा है ओलिगोसेकेराइड का, जो डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड है। इसके बाद में अपन देखते हैं पॉलीसेकेराइड, जो तीसरी उप इकाई है। पॉलीसेकेराइड देखिए यह जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी इसमें 10 या इससे अधिक जो है आपके मोनोसेकेराइड इकाइयाँ पाई जाएगी। इसमें स्टार्च, ग्लूकोज, इसके ग्लाइकोजन है, होमोपोली है, सेकेराइड है, हाइल्यूरेनो अम्ल, सिफरियन, आगार,
टेट्रापॉलीसेकेराइड आदि इसके अंतर्गत क्या है, ये आपकी शर्कराएँ पाई जाती है। एक बार दोबारा देखिए, पॉलीसेकेराइड जो होती है वो जटिल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, जटिल प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है और इसमें 10 से लेकर या 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ पाई जाती है। इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, होमोपॉलीसेकेराइड, हाइल्यूरोनो अम्ल, सिफेरियन, अगार अगार, टेट्रापॉलीसेकेराइड आदि पाए जाते हैं। यह आपकी थी कार्बोहाइड्रेट, जो अपन ने इसकी डिटेल से चर्चा की है। अगर आपको प्रश्न इसी से संदर्भ में पूछा जाएगा तो आपको यही पूछा जाएगा कि जो भोजन के अवयव है या जो भोजन के घटक है उनकी विस्तृत व्याख्या कीजिए, तब आपको ये डिटेल में इनकी एक एक की व्याख्या करनी है। अब देख लेते हैं अपन प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? दूसरे नंबर का जो घटक है, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर जो सूत्र था वो CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था। यहाँ पर जो सूत्र है वो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ध्यान रखना, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन का मुख्य भाग होता है। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। जो इसका बहुलक है, प्रोटीन बंधों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। प्रोटीन में लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यानी प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्लों की श्रृंखलाओं के द्वारा बना होता है। अमीनो अम्लों की जो श्रृंखलाएं बनती है उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। स्रोत देखते हैं अपन इसका, तो प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत होते हैं? स्रोत में अधिकांश प्रोटीन दलहनी पादपों से प्राप्त होते हैं। दलहनी का मतलब होता है जिनमें लेग्यूम है, फसलें आती है, फलीदार जो फसलें होती है उनमें प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि उनके गांठों में या जड़ें जो होती है उन जड़ों के अंदर गांठी पाई जाती है और गांठों के अंदर जो है राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और ये नाइट्रोजन जो है इसमें क्या करती है, जो अपन ने सूत्र पढ़ा है CHN यानी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन ही प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद में देखिए, दही, दूध, पनीर, मक्खन, मछली आदि में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रोटीन भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सरल प्रोटीन, दूसरी होती है जटिल प्रोटीन और तीसरी होती है आपकी व्युत्पन्न प्रोटीन। देख लेते हैं सरल प्रोटीन कौन सी होती है। यह प्रोटीन केवल अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, हिस्टोन प्रोटीन आदि। जटिल प्रोटीन कौन सी होती है? यह अमीनो अम्लों और अन्य संघटक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, संयुग्मन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जैसे अमीनो अम्ल का प्लस क्रोमोप्रोटीन का, इन दोनों का संयुग्मन क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। ध्यान रखना, ये छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? तो देखिए, हीमोग्लोबिन का निर्माण अमीनो अम्ल और क्रोमोप्रोटीन से होता है। इसके बाद में देखिए, तीसरी प्रकार की जो प्रोटीन है उसका नाम है, यह प्रोटीन सरल एवं जटिल प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होती है। एक तो आपकी सरल प्रोटीन होगी और दूसरी आपकी जटिल प्रोटीन होगी। इन दोनों प्रोटीनों के अपघटन से, इन दोनों का अगर जल अपघटन कर दिया जाएगा तो फिर आपकी व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। नाम से प्रतीत हो रहा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो ये उत्पन्न होगी किनसे? इन दोनों के सरल अपघटन से, इन दोनों के जो है जल अपघटन के द्वारा उत्पन्न होगी। अब देख लेते हैं अपना प्रोटीन के कार्य क्या है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। यह कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करती है। यह उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रोटीन हार्मोन प्रोटीन के रूप में पाई जाती है। देखिए, प्रोटीन जो मुख्य बात आप ध्यान रखना, ये वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य करती है अपने शरीर में। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.8 कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। ध्यान रखना है आपको, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.8 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन शरीर में मिलेनिन, रोडोप्सिन एवं यूरिया का निर्माण करता है। जो ये प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन ही क्या करती है अपने शरीर में मिलेनिन, रोडोप्सिन एवं यूरिया का निर्माण करती है। ध्यान रखना, ये यूरिया जो है अपने शरीर में पाया जाता है, ये मूत्र के द्वारा बाहर निष्कासित किया जाता है। तो ये यूरिया प्रोटीन के द्वारा ही बनता है। तो ये आपकी जो है प्रोटीन थी। इसके बाद में अपन तीसरा जो घटक है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है वसा। वसा क्या होती है? देखिए, यह भी एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन से बनने वाला एक पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट की तरह ही होता है। वसा पानी में अघुलनशील होती है, किंतु ईथर, अल्कोहल एवं बेंजीन में घुलनशील होती है। ध्यान रखना, जो वसा होती है वो वसा मुख्यतः पानी में अघुलनशील होती है, लेकिन ये अल्कोहल में, ईथर में और बेंजीन में घुलनशील होती है।
वसा का निर्माण ग्लिसरॉल के एक अणु तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, वसा का जो निर्माण होता है वह ग्लिसरॉल के कारण से, यानी ग्लिसरॉल के एक अणु से तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, वसा निर्माण में एक अणु तो होता है ग्लिसरॉल का और 3 अणु होते हैं वसीय अम्लों का। इसके बाद में देखिए वसा के जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं। वसा तेलीय पदार्थ में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होती है तथा शरीर में रेडिपोज उत्तकों में वसा गोलिकाओं के रूप में संचित होती है। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सरल वसा कौन सी होती है? देखिए, यह वसा अम्लों एवं एल्कोहल के जुड़ने से या संयुग्मन से होता है निर्माण। इस वसा में वसा मोम व तेल आते हैं, यानी इसमें वसा कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके? मोम व तेल। इसके बाद में एक होती है जटिल वसा। यह वसीय अम्ल में ग्लिसरॉल के अतिरिक्त नाइट्रोजन व फास्फोरस के उत्तकों से मिलकर भी बनी होती है, यानी इसमें वसीय अम्ल तो होते ही है लेकिन साथ में ग्लिसरॉल के अतिरिक्त नाइट्रोजन और फास्फोरस के उत्तक भी मिले रहते हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, यानी पानी में घुलती नहीं है। और तीसरी जो वसा है उसका नाम है व्युत्पन्न वसा। यह सरल एवं जटिल वसाओं के जल अपघटन से प्राप्त होती है, यानी सरल और जटिल जो वसा ऊपर पड़ी है अपन ने, उनका अगर जल अपघटन कर दिया जाए तो उसे व्युत्पन्न वसा कहते हैं। कौन कौन सी व्युत्पन्न वसा होती है? देखिए, हिस्टेरॉल्स होती है, उदाहरण के रूप में विटामिन डी, पित्त लवण होता है, लैंगिक हार्मोन होता है, ये सारी क्या है? व्युत्पन्न वसाएं होती है। इसके बाद में अपन देख लेते हैं वसा के कार्य। वसा अपने शरीर में क्या कार्य करती है? यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 1 ग्राम वसा से आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ध्यान देना, यहाँ पर 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ प्राप्त होती है। यह शरीर के उत्तकों एवं अंगों की बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। कुछ विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ विटामिन तो जल में घुलनशील हो गए और कुछ विटामिन जो है अन्य जो तरल पदार्थ होते हैं उनमें घुलनशील होते हैं। देखिए, विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन जो होते हैं वो जल में घुलनशील है, यह और बाकी जो बच गए वो आपके किसमें? वसा में घुलनशील है। यह शरीर का तापक्रम नियमित बनाए रखने में मदद करती है। इसमें देखना आप, विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा विलेय है, ध्यान रखना, और विटामिन बी, सी ये आपके जल विलेय है। यह शरीर का तापक्रम नियमित बनाए रखने में मदद करती है। कुछ फास्फोलिपिड रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं, यानी कुछ जो फास्फोलिपिड होते हैं वो क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाने में भी सहायता करते हैं। उदाहरण के रूप में आप ध्यान रखना, सिप्टेलिन होते हैं, सिप्टेलिन याद रखना है। आपको छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कई बार कि जो फास्फोलिपिड है, जिसका प्रकार है फास्फोलिपिड, वो रक्त का थक्का बनाती है, तो वो उसका नाम आपको पूछा जा सकता है, सिप्टेलिन होती है। ठीक है, तो ये अपन ने तीसरा जो बिंदु पढ़ा है यहाँ पर, ये है आपकी वसा। वसा के बाद में अगला जो टॉपिक आपका आता है उसका नाम है विटामिन, और विटामिन के बारे में अपन आगे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यह कार्बनिक यौगिकों से मिलकर बने होते हैं जो शरीर में अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं। विटामिन की खोज देखना होपोटिनस ने 1912 में की थी, और कहीं पर जो है विटामिन की खोज के बारे में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है फंक का नाम भी आता है। तो विटामिन की खोज में फंक का भी आप याद रखेंगे, FUNK, फंक, और एक आपके ये दे रखा है होपोटिनस। ये 1912 में इनकी खोज हो गई थी। उन्होंने बताया कि शरीर के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ है, यदि भोजन में इनकी कमी रहेगी तो अभाव रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अभावजन्य रोग जिनको अपन कहते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अतः भोजन में सुरक्षा मात्रा में विटामिन है उपस्थित होना आवश्यक है। विटामिन का पाचन आहार नाल में न होकर आंत्र में होता है, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना। विटामिन का पाचन अपने शरीर में कहाँ पर होता है? विटामिन का पाचन जो होता है वो आहार नाल में होता है। इसके बाद में इसके स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन हमें मक्खन, घी, अंडा, पनीर एवं सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके विटामिन
बी कॉम्प्लेक्स एवं एक होता है विटामिन सी, ये तो है जल में विलय, और दूसरा है आपके ADE ये आपके है वसा विलय, वसा में विलय विटामिन है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। अब आगे अपन देख लेते हैं विटामिन की कमी, यानी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसके अलावा विटामिन के स्रोत कौन से हैं, कौन कौन से विटामिन किस किस स्रोत से प्राप्त होते हैं, और एक तरफ दे रखा है विटामिन के प्रकार। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए को जो है अपन कैरोटीनॉइड कहते हैं, यानी इसका नाम जो है उसका नाम है कैरोटीनॉइड। इसकी कमी से रोग जो होता है वो रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और रतौंधी में क्या होता है कि जो है जो आँखों से संबंधित जो रोग है इसको अपन कह सकते हैं, दृष्टि दोष कम हो जाता है। इसकी जो स्रोत है जहाँ से अपने को विटामिन ए प्राप्त हो सकता है, यह आपके मछली, यकृत, इसके अलावा दूध है, वह हरी सब्जियां हैं, ये सेमल है, इनसे आपको जो है विटामिन ए प्राप्त हो जाता है। दूसरा विटामिन बी जिसको अपन थायमीन कहते हैं, यह यीस्ट समुद्र भोजन है, हृदय व किडनी आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसके बाद में विटामिन B12 राइबोफ्लेविन जिसको अपन कहते हैं, यह दूध, अंडा, मांस व हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। रोग जो है इसमें त्वचा कटी फटी हो जाती है। विटामिन B5 जिसको नियासिन कहते हैं, यह गेहूं के दानों, सोयाबीन, हरी सब्जियों में प्राप्त होता है और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B6 जो है इसका नाम है पायरोडॉक्सिन, और ये पायरोडॉक्सिन जो है इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। यह दूध, अंडा, मांस, मछली, फलों से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में आता है विटामिन B7 जिसको अपन बायोटीन कहते हैं। यह अंडे के योक है, यहाँ पर ध्यान रखना, योग नहीं है, यह अंडे के योक, ये अंडे के योक, यीस्ट, यकृत एवं दूध से प्राप्त होता है। इसकी कमी से रोग हो जाता है टर्मेटाइटिस, त्वचा के रोग है, इसको अपन कह सकते हैं। विटामिन B9 जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं, यह हरी पत्तेदार सब्जियों, सोयाबीन, यीस्ट आदि में प्राप्त होता है। इसकी कमी से भी एनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन होता है, यकृत, अंडा, दूध, मांस, मछली आदि से प्राप्त होता है। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, यह ताज़ा हरी सब्जियों एवं फलों से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, विटामिन जो C है वो खट्टे फलों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल है, यह यकृत, तेल, सब्जियां एवं सूर्य का प्रकाश आदि से प्राप्त होता है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इस प्रकार से अपन ये विटामिन के स्रोत रोग पढ़े हैं। अगला जो अपन पढ़ रहे हैं ये विटामिन E जो है, ये फल, हरी पत्तियां, मांस, गेहूं आदि में प्राप्त होता है। इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। इसके बाद में अगला आता है विटामिन K, इसको अपन कहते हैं नेट क्विनेन, ये मछली, दूध, अंडा एवं हरी सब्जियों में प्राप्त होता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो है अपन ने विटामिन के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है जो आता है आपके खनिज लवण, और इसके बाद में अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा जल, यानी आपके भोजन के घटक में अब खनिज लवण, इसके बाद में जल, ये 2 टॉपिक है। तो खनिज लवण क्या होते हैं, देखिए ये कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिसमें मुख्य खनिज लवण कैल्शियम, इसके अलावा पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, मैग्नीज, आयरन आदि होते हैं जो अपने शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर खनिज लवण स्रोत, कार्य, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं खनिज लवण क्या है। तो खनिज लवण में सबसे पहले कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियों व दांतों का निर्माण होता है। इसके अलावा इसका जो स्रोत है दूध से बनी वस्तुओं, पालक, अनाज व मछली से प्राप्त होता है। फास्फोरस जो है वो दूध, पनीर, मांस, मछली एवं अनाजों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से वसा एवं शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता है। इसके बाद में जो अंतिम तीसरा जो बिंदु है वो है आपके आयरन, जिसको अपन Fe कहते हैं। यकृत, मांस, अंडा, पालक आदि से प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण इसकी कमी से होता है, अगर ये नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा। आयोडीन समुद्री पौधों, मछली एवं आयोडीन युक्त पदार्थों में पाया जाता है। इसकी कमी से घेंगा या गलगंड रोग हो जाता है, और ये जो है एक ग्रंथि होती है गलगंड, आपके गले के अंदर पाई जाती है,
जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि। ये थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है आयोडीन के कारण से। सोडियम मांस, मछली, अंडा व दूध आदि से प्राप्त होता है और पेशियाँ और तंत्रिका उद्दीपन के लिए कार्य करता है। इसके बाद में आता है पोटेशियम, मांस, मछली, अनाज एवं फल सब्जियों से प्राप्त होता है, हृदय की धड़कन को संतुलित करता है। इसके बाद में आता है आपके कोबाल्ट, मांस, अनाज एवं पत्तेदार हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, शारीरिक वृद्धि एवं त्वचा की भी सुरक्षा करता है। यह आपके खनिज थे। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं जल। हमारे शरीर का लगभग 70 से 75% भाग जल होता है, जो H और O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। इसमें जल अपने शरीर को लचीला व प्रत्यास्थ बनाए रखता है। जल अपने शरीर में विसरण का कार्य भी करता है, यानी जल के कारण से अपने शरीर में क्या होता है, शरीर प्रत्यास्थ और लचीला रहता है। इसके अलावा जो जल है वो विसरण का कार्य भी करता है, ताप नियमन का कार्य भी करता है तथा पीएच का नियंत्रण भी ये करता है। ये मुख्य कार्य इसके ताप का नियंत्रण है, इसके अलावा नियमन है, पीएच का नियंत्रण है, विसरण का कार्य है। ये सारे क्या है, जल के द्वारा ही संपन्न होते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ अपने शरीर में बनते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य है, यानी जल के साथ में ये बाहर निकलते हैं। तो ये अपने यहाँ पर जो है भोजन के कुछ घटक पढ़े हैं, यानी भोजन क्या होता है, भोजन के प्रकार पढ़े हैं, भोजन का कार्य पढ़ा है। इसके बाद में भोजन के जो घटक है वो कौन कौन से होते हैं वो पढ़ा है अपन ने। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है यहाँ पर है उसका नाम है पाचन। देखिए यहाँ पर जो अपन ने सिलेबस देखा है भोजन की कार्य की, पाचन की कार्य की, उसके अंदर अपन ने खाद्य पदार्थ के बारे में, भोजन की प्रकृति के बारे में अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है उस अगले टॉपिक का नाम है पाचन। तो पाचन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अगले जो टॉपिक है, अगला जो अपना वीडियो आएगा उस अगले वीडियो के अंदर ये पाचन के बारे में आपको डिटेल से समझाया जाएगा। यहाँ तक जो है आपको इसमें देख के वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक कर जो है आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।